हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बाय सुमित सर में। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, जहाँ से अक्सर प्रश्न कम से कम 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बताएंगे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। ठीक है ना। और यह हमारा संविधान का वीडियो 6 है। ठीक है ना, संविधान का वीडियो 6 है। ठीक है। और आज 28 जनवरी है। क्या है आज? 28 जनवरी है। ठीक है ना। 28 जनवरी को कुछ विशेष नहीं हुआ था। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय का आप लोगों ने नाम सुना होगा। आज 1865 ईस्वी में लाला लाजपत राय का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1865 ईस्वी में लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं जिनको अंग्रेज़ों ने लाठियों से पीट पीट कर उनकी हत्या कर डाला था। ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आप जानते हैं हमारा संविधान है और प्रस्तावना भी इसमें क्या बाद में जोड़ी गई है। ठीक है ना। इस पे बहुत सारे विवाद भी हुए हैं। पहले प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। ठीक है ना। ये बाद में माना गया प्रस्तावना का अंग। ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना पर। ठीक है ना। अब यहाँ से पहले प्रश्न बनता है आपका, इसको सुनिएगा आप लोग गौर से। विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया। मतलब सबसे पहले प्रस्तावना का उद्भव कहाँ हुआ? सर्वप्रथम विश्व में अमेरिका के संविधान में। कहाँ पर हुआ? अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना। ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रस्तावना कहते किसे हैं। प्रस्तावना किसे कहते हैं? संविधान के परिचय अथवा भूमिका को क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना किसे कहते हैं? संविधान के परिचय अथवा भूमिका को। मतलब यह क्या बतलाता है हमें? प्रस्तावना के माध्यम से हमें क्या पता चलता है? पूरी की पूरी भूमिका, आखिर संविधान किस पर बेस्ड है। ठीक है ना। मतलब संविधान किस पर निर्भर, हम क्या बातें उसमें कही गई है, तो इसका पूरा जो संविधान का हमें परिचय देता है या प्रस्तावना देती है। पूरी भूमिका जो तैयार होती है प्रस्तावना से तैयार होती है। ठीक है ना। मतलब इसमें क्या है? भारतीय संविधान का सारांश दिया है, सार दिया है। ठीक है ना। भारतीय संविधान का सारांश दिया है। ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं, यह हमारी जो प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना किस पर आधारित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? अगर आपका प्रश्न आ रहा है तो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव। आपको पता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। ठीक है ना। उसी का आधार बनकर प्रस्तावना में इसको शामिल किया गया। ठीक है ना। प्रस्तावना किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित। ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना का विषय क्या है। मतलब प्रस्तावना का विषय क्या है, मतलब किस पर निर्भर है, क्या बातें इसमें कही गई है। तो प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है, प्रश्न बहुत बनता है दोस्तों। ठीक है ना। प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, ठीक है ना, हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से शुरुआत होती है प्रस्तावना की। ठीक है ना। अब भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसमें समस्त नागरिकों को और क्या प्रदान करता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म इत्यादि जो है, ये सारी बातें कहाँ पर कही गई है? प्रस्तावना में कही गई है। प्रस्तावना आपकी पूरी की पूरी एक वाक्य में लिखी गई है। पूरी प्रस्तावना किसमें लिखी गई है? पूरी की पूरी प्रस्तावना एक वाक्य में लिखी गई है। हमने पूरी प्रस्तावना को नहीं लिखा है, इतना ही लिखा है पॉइंट, मतलब आपको बताने के लिए इनमें क्या क्या वर्णन किया गया है प्रस्तावना में। ठीक है ना। और इसके आगे हमने इत्यादि लगा दी है। मतलब शुरू से लेके अंत तक एक पूरी की पूरी एक वाक्य का मतलब है, कहीं पे बीच में इसमें पूर्ण विराम नहीं लिए गए। पूरी की पूरी प्रस्तावना को एक वाक्य में लिख दिया। आपको पता है जब एक वाक्य पूरा होता है तभी क्या लगता है? पूर्ण विराम। ठीक है ना। ठीक। अब आपको यहाँ पे अब आप ये जान लीजिए, हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। हमारे यहाँ भारत है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या अन्य देशों में हमारा भारत है, तो वहाँ पे वी द पीपल ऑफ, वहाँ अमेरिका लिया गया है। ठीक है ना। अब भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, आप इन छोटे छोटे शब्दों का मतलब जानिए। प्रभुत्व का मतलब होता है देश के जो राष्ट्र का मुखिया होता है, मतलब सर्वोच्च और अंतिम शक्ति जिसमें निहित होती है। राष्ट्र का मुखिया नहीं कह सकते हैं। प्रभुत्व का मतलब आप कह सकते हैं सीधे सीधे वाक्य में, जिसमें
सर्वोच्च और अंतिम शक्ति निहित होती है। जिसमें सर्वोच्च और अंतिम शक्ति निहित होती है उसका मतलब क्या होता है? संप्रभुत्व होता है। ठीक है ना। अब आप जान सकते हैं किसमें सर्वोच्च और अंतिम शक्ति निहित है? जनता में। क्योंकि जनता में सर्वोच्च जो राष्ट्रपति होता है उसको भी कौन चुनता है? जनता चुनता है। ठीक है ना। सर्वोच्च और अंतिम शक्ति भी किसकी होती है? उसको चाहे तो वापस ला सकती है। ठीक है ना। इसलिए सर्वोच्च और अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है? जनता में। और भारत में जो राजनीति है ये किस पर आधारित है? जनता पर आधारित है। ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है जनता के मतों के ही द्वारा कोई राजनेता बनता है। ठीक है ना। आइए, अब आप समाजवादी जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में बता दिए। वीडियो 6 में धर्मनिरपेक्ष भी, लोकतांत्रिक भी, गणराज्य का मतलब भी हमने बता दिया है पिछले वीडियो में। ठीक है ना। आइए बात करते हैं जो हमारी प्रस्तावना है, यह हमारे संविधान का अंग कब बनी? आखिर ये प्रस्तावना क्या शुरू थी? नहीं, यह प्रस्तावना हमारे संविधान में बाद में जोड़ी गई है। ठीक है ना, बाद में जोड़ी गई है। इस पर बहुत सारे विवाद भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर संविधान का अंग मानने से मना भी कर दिया था। ठीक है ना। पर आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने अंत में एक मामला हुआ करता था केशवानंद, ये एक व्यक्ति थे केशवानंद, ये कहाँ के थे? केरल राज्य के थे। और ये मामला कब का है? 1973। ये बाई डेट पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है ना। पूछा जाता है किस मामले में या किसकी याचिका के द्वारा या किस वाद या विवाद के बाद जो है प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान का अंग माना? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मतलब जो मामला था, उस मामले में याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग माना। ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको संविधान का अंग मानने के बाद भी यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उद्देशिका में जो संशोधन है वह संशोधन किया जा सकता है। मतलब उद्देशिका में क्या होगा? संशोधन किया जा सकता है, पर उसका जो मूल ढांचा है, जैसे बी द पीपल ऑफ इंडिया नाम से शुरुआत है, पूरी जो एक सेंटेंस उसमें लिखा गया है, उस मूल ढांचे में कोई परिवर्तन संशोधन नहीं किया जाएगा कि उसके मूल ढांचे में बाकी अलग से कुछ जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना। तो मूल ढांचे को छोड़कर उसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। यह भी मामला सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कब दिया? 1973 में दिया। ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं, प्रश्न बहुत आता है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कुल कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अभी तक कुल मिलाकर 1 बार संशोधन किया जा चुका है। कितनी बार? 1 बार किया जा चुका है। वो भी कैसा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में किया गया था। ठीक है ना। और जब यही 1 बार, और यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पे? तो स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है ना। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है ना दोस्तों। इनकी सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। और उसमें क्या किया गया? उसमें किया ये गया कि 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। ठीक है ना। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई है। ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें। ठीक है ना। जैसे भारतीय जो 1935 का अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, वहाँ से लगभग आपको पता है 250 अनुच्छेद लगभग ले लिए गए हैं संविधान में हूबहू। ठीक है ना। कुछ परिवर्तन करके। तो वैसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा बहुत नए नियम जोड़े गए थे संविधान में। ठीक है ना। और उसके साथ साथ समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द कहाँ जोड़े गए? ये शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। कहाँ पे जोड़े गए? प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। ठीक है ना। तीनों शब्द कहाँ जोड़े गए हैं? प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लघु संविधान। लघु का मतलब होता है मिनी, संविधान का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अगर आपका प्रश्न आता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आइए अब बात करते हैं कुछ प्रस्तावना से जो अन्य किसी का कथन है कि प्रस्तावना को अन्य लोगों ने अलग अलग मत दिया है। ठीक है ना। तो आइए उन मतों को जानते हैं कि इन्होंने क्या मत दिया है प्रस्तावना को लेके। आइए बात करते हैं कि क्या कहा है इन्होंने? संविधान का परिचय पत्र। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? एन.ए. पालकीवाला ने। एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र। एन.ए. का मतलब होता है नानी पालकीवाला। ठीक है ना। एन का मतलब होता है नानी पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र। प्रश्न आता है आपका, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है प्रस्तावना को? तो एन.ए. पालकीवाला ने कहा है। ठीक है ना। आइए बात करते हैं
प्रस्तावना को अगर आपका प्रश्न आता है संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को ही कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, प्रस्तावना को ही कहते हैं, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं कि प्रस्तावना को किसने सबसे, संविधान का सबसे कीमती अंग कहा है। प्रस्तावना को संविधान का सबसे कीमती अंग किन्होंने कहा है, तो पंडित भार्गव दास ने कहा है। पंडित भार्गव दास ने प्रस्तावना को क्या कहा है, सबसे कीमती अंग का माना है, ठीक है ना। प्रस्तावना को सबसे कीमती अंग माना है। आइए बात करते हैं संविधान सभा ने प्रस्तावना को क्या कहा है। संविधान सभा ने प्रस्तावना को कहा है संविधान की आत्मा। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और इन्हें पालकी वाला का भी प्रश्न बहुत पूछ, यहाँ पे हमने जितना लिखा है दोस्तों सब प्रश्न ही है। हमने बहुत इसको मतलब छाँट कर आपको प्रश्न उत्तरी के रूप में देने की कोशिश किया, ठीक है ना। पूरा हम डिटेल में इसके नहीं बताए, बस एक टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना पर आपके जितने प्रश्न बनते हैं हमने उसको लेने की कोशिश की और उसको बताने की कोशिश की है, जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। ये लगभग सब महत्वपूर्ण है आपका संविधान संशोधन शब्दों को, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण है। तो संविधान सभा ने प्रस्तावना को क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। और संविधान को किसने अपनाया था, जनता के द्वारा संविधान सभा ने अपनाया था। अगर प्रश्न आता है आपका जो भारतीय संविधान उसको किसने अपनाया था, तो संविधान सभा ने, किसके माध्यम से, जनता का माध्यम थे संविधान सभा। क्योंकि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कैसे चुन के आए थे, भारतीय जनता के द्वारा, ठीक है ना। तो संविधान जो भारतीय संविधान अपनाया गया संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, ठीक है दोस्तों। तो संविधान सभा ने संविधान की आत्मा कहा है, किसको, प्रस्तावना को कहा है, ठीक है ना। आइए बात करते हैं किसका कथन है, डॉक्टर सुभाष कश्यप का कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। मतलब सोच लीजिए कि प्रस्तावना कितनी महत्वपूर्ण है। अगर संविधान एक शरीर है और आप जानते हैं कि शरीर बिना आत्मा के बेकार है, ठीक है ना, उसी प्रकार इनका कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना क्या है, उसकी आत्मा है। मतलब प्रस्तावना में बहुत सारी चीज़ें निहित है, ठीक है ना। प्रस्तावना के बिना संविधान अधूरा है, ठीक है ना। क्योंकि आपको यहाँ पता है इस प्रस्तावना में हमारे क्या क्या कहा गया है, आपके प्रस्तावना में हमारे कहा गया है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ठीक है ना, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तियों नागरिकों को स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ दी गई है, जो एक देश के नागरिक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कहाँ पे दी गई है, प्रस्तावना में दी गई, ठीक है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे इस कथन का मतलब अब संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, ठीक है ना। संविधान की आत्मा संविधान सभा के अतिरिक्त आपको पता है एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए थे, एम हिदायत उल्ला। तो एम हिदायत उल्ला ने भी क्या कहा था, एम हिदायत उल्ला ने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना है, ठीक है ना, इसके अतिरिक्त, ठीक है ना, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। आइए अब बात करते हैं, ये संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, किसने कहा है, डॉक्टर सुभाष कश्यप ने कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर सुभाष कश्यप ने कहा है, ठीक है ना। आइए बात करते हैं हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक आदि तत्वों को कहाँ से लिए गए हैं। जो हमारे संविधान में सामाजिक शब्द है, आर्थिक शब्द है, राजनीतिक शब्द है, कहाँ से लिए गए हैं, क्योंकि हमारे संविधान में आपको पता है अन्य देशों से भी बहुत सारी चीज़ें ली गई, उद्धृत की गई है, ठीक है ना। तो उनमें से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये जो तत्व हैं, ये शब्द हैं, इनको कहाँ से लिया गया, रूसी क्रांति से, ठीक है ना। कहाँ से लिए गए, रूस की क्रांति। और रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में हुई थी, ठीक है ना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये तत्वों को रूसी क्रांति से लिए गए, जो कि रूसी क्रांति 1917 में हुई है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे संविधान में, संविधान का मतलब यहाँ पे हमारी प्रस्तावना में, क्योंकि हमारे प्रस्तावना में आर्थिकी और सामाजिक राजनीतिक चीज़ों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द ये कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, ठीक है ना। फ्रांस की क्रांति आपको पता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में हुई थी। कब हुई थी, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द कहाँ से लिए गए, फ्रांस की क्रांति से लिए गए। आपको पता है फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, जो सीन नदी के तट पे है। और एफिल टावर कहाँ पे है, यहीं पे है, ठीक है ना। तो ये थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना से आपके लगभग प्रश्न यहीं से बनते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, नमस्कार। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।